आज के सत्र का हमारा विषय है बाल अधिकार और उनका संरक्षण। भारत में बच्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण नागरिक है जितना कोई प्रौढ़। बच्चा, बच्चे का बचपन और वह अपने बचपन का आनंद संपूर्णता के साथ ले, इसके प्रावधान यही बाल अधिकार है। भारत में बालक को ईश्वर का स्वरूप माना गया है और हमारी परंपरा में, हमारे ग्रंथों में बालक को तेजोमय माना गया है। मनोविज्ञान में बालक को माना गया है कि बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास सर्वाधिक होता है। ऐसे में बालक के बालपन की सुरक्षा इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। इसलिए जब हम बाल अधिकार की बात करते हैं तो वास्तव में हम बाल अधिकार संरक्षण की बात कर रहे होते हैं। भारत के संविधान ने बच्चों को बहुत से अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 21A अर्थात 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान है। यह प्रावधान 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले यह नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 का अंग था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में न लगाने की बात करता है, वहां से सुरक्षा देता है। चाहे वो फैक्ट्रियां हों, ईंट के भट्टे हों, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बच्चों के जीवन का जोखिम हो, ऐसे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संलग्न नहीं किया जा सकता। उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनके जीवन के अधिकार की सुरक्षा अनुच्छेद 24 में की गई है। अनुच्छेद 39 घ 39D कहता है कि आर्थिक आवश्यकताओं की वजह से ऐसे बच्चों को उन कामों में भेजना जो उनकी आयु और क्षमता के उपयुक्त नहीं है, वहां नहीं भेजा जा सकता। उससे सुरक्षा का अधिकार बच्चों को भारतीय संविधान देता है। अनुच्छेद 39 बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर देता है, सुविधाएं मुहैया कराने की बात करता है और उनको विभिन्न प्रकार के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण से बचाने की बात करता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में केवल जो अधिकार बच्चों को लेकर परिभाषित किए गए हैं, केवल वही अधिकार बच्चों के अधिकार हैं। भारतीय संविधान बच्चों को भी बड़ों के समकक्ष मानते हुए उनको वो अधिकार देता है जो पुरुषों और महिलाओं को मिले हैं। चाहे वह अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार हो, चाहे अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो, या अनुच्छेद 46 में जबरन बंधुआ मजदूरी, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार हो। हम अपने संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्मित करते समय बच्चों के अधिकारों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा है और उन्हें पुरुष और महिला के समान, वयस्क पुरुष और महिला के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही बच्चों के प्रति कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए हैं। भारत में बाल अधिकार की बात बहुत पुरानी नहीं है। संविधान में अधिकार प्रदान करने के बावजूद समय समय पर यह देखा गया कि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, परंतु भारत की सरकारें प्रारंभ से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। बच्चों को किसी प्रकार के खतरे या जोखिम की स्थिति से सुरक्षा का अधिकार भारत में प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, UNCRC जिसे हम कहते हैं, भारत ने 11 दिसंबर 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए और इस पर हस्ताक्षर करते ही भारत में बाल कानूनों में एक व्यापक सुधार देखा गया, काफी परिवर्तन किए गए। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन बालक को लेकर उसकी आयु का है। UN
CRC के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए भारत में भी यह व्यवस्था की गई है कि वो भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, अर्थात 0 से 18 वर्ष की आयु बालक की आयु मानी गई है, उसे देखभाल करने का और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार राज्य से है। उसे जब भी अपने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, वह राज्य से ऐसी सुविधा अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसा हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया और उसके बाद हमने ये विभिन्न प्रावधान बनाए। भारत में बालकों के संबंध में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थीं। बहुत सारे विषय ऐसे थे जहां बाल अधिकारों का हनन हो रहा था, चाहे वह बाल विवाह की स्थिति हो, चाहे वह लैंगिक तौर पर शोषण की स्थिति हो, चाहे वह विद्यालय न जाने देने की व्यवस्थाएं हों। बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत में ऐसी प्रचलन में थी, कानूनी तौर पर नहीं थी लेकिन प्रचलन में थी, जहां बाल अधिकारों का हनन निरंतर हो रहा था और समय समय पर देश के नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता अनुभव हुई कि वे इनके संरक्षण के लिए अलग अलग कानून बनाएं। ऐसा ही एक कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है। हम सब जानते हैं कि भारत में बाल विवाह का निषेध 1929 में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी सरकार के समय बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था और लंबे समय तक देश में वही अधिनियम लागू रहा। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार नियमों और अधिनियमों को भी बदलना होता है, तभी वे समसामयिक दृष्टि से उपयोगी रह पाते हैं। इसलिए बाल विवाह अधिनियम को समसामयिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया, जो 1 नवंबर 2007 से देश में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। जैसा कि हमने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो पुराना बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 था, उसके स्थान पर देश में लाया गया। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में देश में आया। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हम बच्चों को ऐसे किसी श्रम के कार्य में नहीं लगा सकते जहां उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि हो। 14 वर्ष तक के बच्चों को शरीर को कष्ट प्रदान करने वाले, मानसिक विकास को रोकने वाले बहुत सारे जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध है। संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है। उसी व्यवस्था के तारतम्य में बाल श्रम अधिनियम 1986 था। 2016 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक कार्यों में लगाना जुर्म है, अपराध है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को भी खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों जैसे माइनिंग है, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां केमिकल्स पर काम होता है, या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको खतरनाक स्वास्थ्य के लिए घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष के किशोरों का भी काम करना प्रतिबंधित है, निषेध है, पूर्णतः निषेध है। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार यदि किसी को पकड़ा जाता है कि वह बाल मजदूरी करा रहा है तो उसे 20,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, या 6 माह से 3 साल तक की कैद हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। और यदि दूसरी बार भी कोई इस अपराध में लिप्त पाया जाता है तब उसे सीधे साल भर से 3 साल तक की कैद का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, परंतु यहाँ पर चर्चा की दृष्टि से इसकी मूल बातों को सामने रखना उचित प्रतीत होता है। जैसा हमने कहा कि बाल अधिकारों का संरक्षण बिना शिक्षा के अधिकार के संरक्षण के नहीं हो सकता। इसीलिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, और जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। भारत ने एक कठिन काल देखा। 2011-12 का समय याद करिए। बालिकाओं पर जो बीभत्स अत्याचार कुछ लोगों द्वारा किए गए, उसके बाद पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। यौन अपराधों
से बच्चों का संरक्षण किया जाए, इसके लिए पूरे देश में एक आवाज़ उठी। सरकारों ने उस आवाज़ को सुना, उस पर चर्चाएं हुई और बहुत सारी लंबी चर्चाओं के बाद एक अधिनियम 2012 में प्रकाश में आया, जिसको हम पॉक्सो अधिनियम कहते हैं। पॉक्सो अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया अधिनियम है। इसमें यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी जैसे बहुत सारे अपराध हैं जिनसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का काम यह अधिनियम करता है। इस अधिनियम में भी बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे इस अधिनियम के तहत जब विभिन्न अपराधों की सुनवाई होगी तो उसके लिए एक विशेष न्यायालय होगा, सुनवाई कैमरे के सामने होगी, बच्चों की माता पिता की मौजूदगी रहेगी। इसी अधिनियम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है इसकी परिभाषा तय की गई। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान किया गया। पहली बार देश में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ साथ मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया। और आपने देखा कि जिस कारण इस नियम बना, उस कारण के जो कारक थे उन सभी को मौत की सजा विगत दिनों देश में दी गई। बच्चों को यदि कोई यौन उत्पीड़ित करने के लिए, यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से उन्हें कोई दवा देता है, कोई रसायन देता है जिससे वे जल्दी युवा हो जाएं, यह भी गैर जमानती अपराध माना गया और इसमें भी 5 साल तक की कैद का प्रावधान पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। पॉक्सो अधिनियम आने के बाद देश में बच्चों के यौन शोषण को लेकर अधिक जागरूकता आई है। समाज इसके महत्व को समझता है और इस अधिनियम को लागू कराने के लिए बहुत सारी संस्थाएं निरंतर कार्य करती हैं। उद्देश्य सबका सिर्फ एक है कि बच्चों का यौन शोषण ना हो, उनके बाल अधिकारों का संरक्षण हो। जब हम भारत में बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की बात कर ही रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे हम किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यह अधिनियम 2015 में आया संशोधित होकर। जुवेनाइल अपराध वह अपराध माने जाते हैं जहां किशोरावस्था के बच्चे कोई अपराध कर देते हैं। उन बच्चों को प्रौढ़ अपराधियों की भांति उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसे बच्चों की देखभाल कैसे हो, ऐसे बच्चों का संरक्षण कैसे हो, ऐसे बच्चों का सुधार कैसे हो, इस सबको ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया और इसको लागू करने के लिए भारत में एक संस्था बनी जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत में ले जाने या उनको सुधार केंद्र में ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिला। इसी अधिनियम के तहत यह भी हुआ 16 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे यदि कोई अपराध करते हैं तो उनको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, उनको जेल या हवालात में नहीं रखा जा सकता प्रौढ़ों के साथ, बल्कि उनको सुधार केंद्र या जुवेनाइल किशोर जेल जिसे कहते हैं वहां ले जाया जा सकता है। ऐसे बीच बीच में मांग उठी कि कई बार कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो बच्चे वैसे ही करते हैं जैसे बालिगों ने किए हैं, जैसे अडल्ट्स ने किए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 16 वर्ष से अधिक उम्र का कोई नाबालिग कोई जघन्य अपराध करता है, किसी की नृशंस हत्या करता है, किसी यौन अपराध में सम्मिलित होता है, तो ऐसे बच्चों, ऐसे नाबालिगों के विरुद्ध, ऐसे जुवेनाइल्स के विरुद्ध बालिग के हिसाब से मुकदमा चलेगा या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस कानून के अंतर्गत दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कानून है। इन सारे कानूनों का अनुपालन ठीक से हो, देश में बाल अधिकारों का संरक्षण उचित प्रकार हो, इसके लिए 2007 में एक संस्था प्रकाश में आई जिसको हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहते हैं, NCPCR। यद्यपि व्यवस्था यह है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR काम करेगा, ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य के स्तर पर SCPCR होगा, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अर्थात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होंगे। आप अपने अपने राज्यों में देखें, आपके राज्य के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी होंगे जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आलोक में सिफारिशों के आधार पर अपना काम करते हैं। इसकी स्थापित करने के लिए
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में लाया गया और 2007 में संस्था की स्थापना हुई। यदि हम इसका अधिदेश पढ़ें, जिसको मैंडेट कहते हैं, तो इसका अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हो। कैसा संदर्श? जैसा कि भारत के संविधान में और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन, जिसको हम UNCRC कहते हैं, उसमें प्रतिपादित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी UNCRC की परिभाषा को स्वीकार करते हुए 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बालक के रूप में स्वीकार करता है। यदि आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ें, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार 2002 में बनाने के बाद उसको लागू करने के लिए लाया गया, तो भारत में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 है, जिसे हम कई बार RTE एक्ट कहते हैं, उसकी धारा 31 के अंतर्गत भी उपलब्ध अधिकारों के रक्षा उपायों की जांच करने के लिए, उनका पुनर्वलोकन करने के लिए, उसके विभिन्न उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने या किसी बच्चे के माता पिता ने या समाज के किसी नागरिक ने ऐसी शिकायत की है कि बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसकी शिकायतों की जांच करने के लिए ये सारे अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिए गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 भी ये कहती है कि बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह कार्य सौंपा गया है कि वह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए उस समय प्रचलित कोई भी कानून या दिए गए बचाव की जांच कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी सिफारिश कर सकता है। साथ ही जो रक्षात्मक उपाय बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए देश में हैं, वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, क्या उनमें किसी सुधार की आवश्यकता है। तो प्रतिवर्ष या निश्चित अंतराल पर NCPCR का यह भी काम है कि वह ऐसे रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली, उनकी प्रभावशीलता पर एक रिपोर्ट बनाए और वह रिपोर्ट समय समय पर केंद्र सरकार को दे। यदि कहीं बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत आती है, चाहे वह विद्यालय हो, कोई संस्था हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई और जगह, तो बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और उन पर कार्रवाई हो सकती है, इसकी सिफारिश करना, यह भी आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग उन सभी कारकों की जांच करता है जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा, शोषण, अश्लील चित्रण, वेश्यावृत्ति, इस सबके कारण जिन बाल अधिकारों का नुकसान हो रहा है, बाल अधिकारों को यदि ये किसी रूप में भी प्रभावित कर रहे हैं, तो इनको निषेध करने का अधिकार आयोग को है। और इसके साथ ही आयोग समय समय पर सुधारात्मक उपाय भी सुझा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक और महत्वपूर्ण काम दिया गया है, वह है विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखना। बहुत सारे बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जैसे तनाव युक्त बच्चे, उपेक्षित बच्चे, लाभों से वंचित रहने वाले बच्चे, कानून के साथ विवाद रखने वाले बच्चे, किशोर बच्चे, परिवारों के बिना रहने वाले बच्चे, कैदियों के बच्चे, अर्थात ऐसे बच्चे जिनको विशेष तौर पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, उनके मामलों पर विचार करना, उनके लिए उपायों का सुझाना, सिफारिश करना, यह भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ ही बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे UNCRC है या अन्य भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं और उन्होंने जो साधन अपनाए हैं उनका अध्ययन करना, वो कैसे देश में लागू हो सकते हैं, बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए इनका प्रभावी कार्यान्वयन कैसे हो, इसकी सिफारिश करना, यह भी आयोग का कार्य है। साथ ही आयोग
बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, स्वयं अनुसंधान करता है। कई संस्थाएं जो बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम भी आयोग को दिया गया है। आयोग को समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकार के बारे में साक्षरता फैलाना, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना, इसका काम दिया गया है। और ये कहा गया है कि इसके लिए यह आयोग प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठी और जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण का काम करेगा और जो उपाय हैं उनकी जागरूकता समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाएगा। जहां जहां किशोर संरक्षण गृह हैं या कोई ऐसे संस्थान या स्थान बनाए गए हैं जहां बच्चों को रखा जाता है, उनका निरीक्षण करवाना, जहां बच्चों को इलाज, सुधार या संरक्षण की आवश्यकता है उन प्राधिकरणों के साथ अनिवार्य होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये सारा काम आयोग को सौंपा गया है। NCPCR अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कुछ मामलों में शिकायतों की जांच करने और कुछ मामलों में स्वप्रेरणा, सुओ मोटो इनिशिएटिव लेने का भी अधिकार दिया गया है। यदि उसको ये जानकारी मिलती है कि कहीं बच्चों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या कहीं बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आयोग शिकायत होने का इंतजार करे, शिकायत की जांच भी करेगा और वह शिकायत ना होने पर भी स्वतः स्वप्रेरणा से इसका संज्ञान ले सकता है। यदि कहीं बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है या जो नीति हैं, निर्णय हैं, दिशा निर्देश हैं, ये कठिनाइयों को जो शमन करने, दूर करने के लिए जो अनुदेश दिए गए हैं, यदि उनका अनुपालन नहीं हो रहा है तो उन सब पर सुओ मोटो अर्थात स्वप्रेरणा से संज्ञान आयोग ले सकता है। बच्चों को राहत प्रदान करना आयोग का मूल उद्देश्य है और इसके बारे में जितने भी प्राधिकरण हैं उन सब के साथ वह इन मुद्दों को समय समय पर उठाएगा। ऐसा हर कार्य जो बाल अधिकारों के संवर्धन के लिए अनिवार्य पाया जाए वह कार्य करने का अधिकार आयोग को दिया गया है। संवैधानिक अधिकार हैं, आयोग है, आयोग के सदस्य हैं, उनके अधिकार हैं, पर अंत में हमें इसकी चर्चा भी करनी चाहिए कि एक अध्यापक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, हम कैसे बाल अधिकार संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे जितना समय परिवार में रहते हैं उससे अधिक महत्व वो हमारे साथ अपने बिताए समय को देते हैं। माता पिता भी ये कहते हैं कि बच्चे अध्यापकों की बात कई बार माता पिता से अधिक मानते हैं। ऐसे में अध्यापकों की बात का प्रभाव बच्चों पर अधिक होता है। एक अध्यापक के रूप में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने बच्चों के दूसरे माता पिता की तरह कार्य करें। आप अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान करें जो दुर्व्यवहार से, उपेक्षा से या किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है। बच्चों के साथ सदैव औपचारिक चर्चाओं में संलग्न नहीं रहें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बच्चों के साथ अनौपचारिक चर्चा भी करें, उनसे बातचीत करें, जिससे बच्चे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को खुलकर आपके समक्ष व्यक्त कर सकें। यदि आप केवल औपचारिक चर्चा में ही बच्चों के साथ सम्मिलित होंगे तो फिर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और बच्चों का विकास दोनों प्रभावित होगा। एक अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छा श्रोता बने। जब तक वह अच्छा श्रोता नहीं बनेगा तब तक वह बच्चों की बात नहीं सुनेगा, और जब तक वह बच्चों की बात नहीं सुनेगा तब तक बच्चों को घर में, विद्यालय में, समुदाय में जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा। समय समय पर जब अभिभावक शिक्षक संघों की बैठक होती है तब भी अध्यापकों से यह अपेक्षा है कि वे बाल अधिकारों के मुद्दों पर वहां चर्चा करें। कक्षा में शारीरिक दंड को ना अपनाएं, वरन सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रयोग करें। बच्चों के आत्मसम्मान में सुधार करें। शारीरिक दंड भारत में निषिद्ध भी है और मनोवैज्ञानिक तौर पर यह अनुपयोगी भी है। हाशिए के बच्चे, विकलांग बच्चे, विभिन्न जातियों के बच्चे, विभिन्न वर्गों, धर्म, रंग के आधार पर बटे बच्चे, इन सब बच्चों का जीवन रूढ़िवादी ना बने। इन सब बच्चों के जीवन में सुधार हो, इन सब बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो, यह देखना भी आपका कार्य है। अपनी कक्षा में एक सुरक्षित सीखने का माहौल बनाइए।
बच्चा किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, बालक हो या बालिका हो, वह जब कक्षा में हो तो उसे सीखने का सर्वोत्तम माहौल मिले, एक सुरक्षित माहौल मिले। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप स्वतः ही बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। फिर भी यदि बाल अधिकारों के उल्लंघन की सूचना आपको मिलती है तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को अवश्य देंगे। वह आपका प्राचार्य हो सकता है, वह आपका जिला शिक्षा अधिकारी हो सकता है, वह आपका जिला अधिकारी हो सकता है यदि कोई ऐसा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है जिसकी जानकारी आपको पुलिस को देनी है तो वह पुलिस का अधिकारी हो सकता है। यह आपको तय करना है कि किस प्रकार बाल अधिकारों का संरक्षण आप कर सकते हैं। बाल अधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम निरंतर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों का बचपन बहुत महत्वपूर्ण है। उनको संरक्षित, सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराना हम सबका उत्तरदायित्व है। एक शिक्षक के नाते यह उत्तरदायित्व हमारा और बढ़ जाता है। मैं इस सत्र के अंत में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम बाल अधिकार को संरक्षित करें, संवैधानिक प्रावधानों को समझें, अपनी भूमिका को जानें और आइए अपने बच्चों को बचपन का आनंद दें। आप सभी ने इस सत्र को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।